Assalamu alaikum dear students, this is your teacher Naseem Zulfikar and today I am going to discuss about the MD-CAT paper of 2019. तो 2020 जो NMD-CAT हुआ था उसके पेपर्स तो वो मैंने केमिस्ट्री और इंग्लिश दोनों के सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड में कर चुका हूँ और स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट पर 2019 के एग्ज़ाम्स जो हुए थे उसके भी अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आस्क किए जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस की एंट्री टेस्ट में। तो 2019 में आप जानते हैं ऑल्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो टेस्ट एक साथ हुआ था, ठीक है। तो 2020 में तो पूरे पाकिस्तान का ही साथ हुआ था, बट 2019 में सिंध के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ थे उनका टेस्ट एक साथ हुआ था और एक ही टेस्ट पेपर उनका था। तो आज डिस्कस करने वाला हूँ सॉल्यूशंस उनके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि माय नेम इज़ इंजीनियर नसीम जुल्फ़िकार और मैं यहाँ पर इस चैनल में केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ा रहा होता हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो सबसे पहले जाएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो आपको काफ़ी सारे लेक्चर जो है वो इंटरमीडिएट के और एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। कौन सी गैस इसमें से वेल्डिंग पर्पस इस्तेमाल की जाती है? तो इथाइन को इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग पर्पसेस के लिए, जिसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भी कहते हैं। ये आप जानते हैं दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भी इसको कहा जाता है, ठीक है, दिस इथाइन को, क्योंकि ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो रेस कर देती है। नेक्स्ट इज द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज डैश। एल्यूमिनियम का चीफ ओर क्या है? तो दिस इज़ क्रायोलाइट, दिस इज़ बॉक्साइट, दिस इज़ कोरंडम, दिस इज़ डायस्पोर। तो जो चीफ ओर हमारे पास होता है वो बी ऑप्शन, दैट इज़ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो हमारे पास चीफ ओर है इसका एल्यूमिनियम का, जिससे एल्यूमिनियम को रिफ़ाइन किया जाता है। और हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 के अंदर बॉक्साइट ओर के थ्रू ही हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम मेटल को रिफ़ाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ डैश। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग से बनते हैं? sp3 देखो नाम से ही लगता है, एक s होगा और ये 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स के मिलाप से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। एंड विच ऑफ द फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? तो ये हमारे पास चैप्टर 4 से क्वेश्चन है और केमिकल बॉन्डिंग से। और आप जानते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है सिंगल और डबल बॉन्ड से। तो ये हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज़ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। बाकी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की इनसे कम होती है। फिफ्थ है डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर बिकॉज इट, कि डायमंड एक बैड कंडक्टर जो है वो क्यों होता है, ठीक है। तो डायमंड आप जानते हैं इंसुलेटर है, करंट कंडक्ट नहीं करता वो, ग्रेफाइट तो करंट कंडक्ट कर लेता है। अच्छा, ग्रेफाइट करंट कंडक्ट किस वजह से करता है? बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि डायमंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, जो कि कार्बन के आप जानते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। एक कार्बन एटम जो है वो अपने सराउंडिंग 4 एटम से मिलकर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिससे क्या होता है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के यूटिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। और आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा। 6 है ईथर शो द फिनोमिनन ऑफ डैश। ईथर कौन से आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं? तो आप जानते हैं ईथर्स जो है वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। ईथर्स क्या होता है, दैट इज़ आर ओ आर होते हैं ना, तो ऑक्सीजन के जो है वो दोनों तरफ जो है वो रेडिकल्स की अटैचमेंट होती है, तो वो रेडिकल्स चेंज हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स हैं उनकी नंबर्स की तब्दीली की वजह से जो आइसोमेरिज्म आता है उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो ईथर्स के अंदर जो है वो ये मेटामेरिज्म देखने में आपको आती है, देखने में आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स डैश। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो एलिमेंट्स का क्या होता है? आप जानते हैं टॉप से बॉटम जो हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है उसका, जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रही होती है। ये हो जाएगा इसका बी, दैट इज़ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चूँकि मेटेलिक कैरेक्टर से हमारा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, टॉप से बॉटम जाते हैं तो कि आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रही होती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 8, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन डैश। पॉजिटिव रेस मतलब प्रोटॉन्स जो होते हैं, एनोड रेस होते हैं, जो उनको कैनल रेस भी कहते हैं, उनकी नेचर किस पर डिपेंड करती है?
तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस डाली गई है उसके नेचर पर। अब जानते हैं कि जो कैथोड रेज हैं, तो कैथोड रेज जो है वो गैस पर डिपेंड नहीं करते, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो एनोड रेज होते हैं, पॉजिटिव रेज होते हैं ना, तो वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी गैस डाली गई है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट है द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज़ ब्राउट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप, इट इज़ नोन एज। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 से लिया गया है। ये पूरी एक स्टेटमेंट है कि नेट जो है टोटल हीट चेंज किसी केमिकल रिएक्शन में सेम रहता है, चाहे वो एक डायरेक्ट स्टेप में रिएक्शन को किया जाए या फिर सेवरल स्टेप में किया जाए। तो ये हमारे पास हेस लॉ कहलाता है, जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी, पढ़ा होगा आपने चैप्टर 5 में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है 10th है, एक न्यूमेरिकल टाइप है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एट STP। ये 1.4 ग्राम नाइट्रोजन अगर STP पर मौजूद हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम एट STP का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल का सोल्यूशन दिया भाई। तो वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41। मास जो है वो आपका दैट इज़ 1.4 ग्राम है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास आपका है 28 नाइट्रोजन का, और मल्टीप्लाई करते हैं 22.41 से। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आपके पास आंसर आता है दैट इज़ 1.12 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये लगभग जो है वो करीब आ रहा है ये बी ऑप्शन के। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 1.12 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं वैसे भी कि 22 और 28 कटेगा तो लगभग ये कोई 1 के करीब इसकी कोई वैल्यू आ रही होगी आसपास। तो दैट इज़ के 1.14 डेसीमीटर क्यूब जो है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं। तो दैट इज़ 1.4 मल्टीप्लाई बाय 22.41 डिवाइडेड बाय 28 इज़ 1.1205, ठीक है। तो ये 1.14 के लगभग होगा, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर है। 10th हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है 11th है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज डैश। खालिस पानी या प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। अब मोलैरिटी इसके लिए ये क्या है कि इसके लिए कंप्लीट सोल्यूशन मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप इस सोल्यूशन को चेक करें। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। और आपको पता है वाटर की जो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml या 1 किलोग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। इसलिए मास कितना हो जाएगा 1 लीटर वाटर का, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम निकाल लेंगे 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो पानी का 1 लीटर जो होता है वो 1 kg के बराबर होता है। ये आप जानते हैं कि वाटर के लिए, पानी के लिए और मिल्क के लिए भी इस तरह से कि उसका जो 1 लीटर होता है उसका 1 kg के बराबर ही होता है। हर लिक्विड के लिए ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द फ्लूइड्स बट फॉर वाटर। तो 1 kg है, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स है। अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 18 हमें करना पड़ेगा। तो ये मोल्स आ जाएंगे वाटर के 55.5 और डिवाइड कर देंगे 1 से, लीटर 1 लीटर, तो 55.5 मोल्स पर लीटर ये आपके पास आ जाएगी मोलैरिटी। तो सिंपल है कि आपके पास जो प्योर वाटर की मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो इस वैल्यू को आप याद भी रख लें, 55.5 जो है वो मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होती है। क्यों होगी, बिकॉज ऐसी जो मैंने इसको सॉल्व करके कंप्लीट आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है 12th है द वैल्यू ऑफ आर द गैस कांस्टेंट इज डैश। गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, ये 0.0821 होती है, 8.314 भी होती है, लेकिन यूनिट्स का फ़र्क आ रहा देखें। 8.314 होती है SI सिस्टम में, मतलब यहाँ जो है वो SCGS केमिकल यूनिट्स में लिखी हुई है, तो ये तो नहीं होगी। बाकी A हो सकता है और C हो सकता है 0.0821। यूनिट्स का फ़र्क है, DM³ ATM पर मोल और पर केल्विन होता है। तो ये पर मोल यहाँ पर केल्विन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ इसका हमारे पास C ऑप्शन विल बी द राइट वन एंड करेक्ट वन, दैट इज़ 0.0821 DM³ ATM पर मोल पर केल्विन। जब हम इसकी यूनिट निकालते हैं तो यूनिट ये निकलती है। 13 है ट्रीटियम एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंट्स। ट्रीटियम जो है वो एक आइसोटोप है हाइड्रोजन एटम का, तो वो कंटेन करता है, उसमें मौजूद होते हैं क्या, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डबल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हाफ देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ट्रीटियम आप जानते हैं दैट इज़ 1H3, जिसको हम लोग ट्रीटियम कह रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें डबल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डबल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नेक्स्ट 14 है कि विच स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट दी गई इक्विलिब्रियम के लिहाज से करेक्ट है? एक इक्वेशन दी गई है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसकी एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है -395 किलो जूल पर मोल है। मतलब इससे ये पता लगता है कि जो रिएक्शन हमारे पास है, दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर, और आप जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए लो टेम्परेचर पर जो है ना वो हाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो क्या होगा कि जब हम द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विथ राइज इन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विथ इंक्रीज इन प्रेशर, द वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू Kc एंड द वैल्यू ऑफ Kp रिमेन्स कांस्टेंट विथ राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। तो लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा, Kp की वैल्यू डाउन होगी, लेस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये ए वैल्यू हमारे पास आ गया। Kp वैल्यू डाउन होने से मुराद की जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है 14 का। नेक्स्ट है 15, द केमिकल नेम ऑफ ZnOH4 और 2- इज, ये चैप्टर 5 से लिया गया, सेकेंडरी केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो इसका केमिकल नेम आपको बताना है, IUPAC नेमिंग करनी है। देखिए OH होता है टेट्राहाइड्रोक्सो, लिगेंड है मौजूद यहाँ पर, तो टेट्राहाइड्रोक्सो, और जिंक है, अब ये नेगेटिव लगा हुआ तो जिंकेट होगा, तो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है, और ये हमारे पास -2 है इधर पर, इक्वल टू के उधर पर लगा हुआ है -2, और ये +4 है, तो इक्वल -4 होगा OH पर, एक पर तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 -2 क्या निकल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट है 16 है, व्हेन 5d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन विल गो। जब 5d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इसके लिए आपको सीक्वेंस पता होगी, जो है वो आपके पास ऑफ वो प्रिंसिपल से जब निकालते हैं चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में 1s2 2s2 2p6 करके, तो 5d के बाद आप क्या है 6p की वैल्यू आती है। तो 5d के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो 6p ऑर्बिटल्स में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 17th MCQ में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर्स ग्रुप्स बिलोंग टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होंगे? देखिए NH2 और NO2 में, NO2 तो जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन NH2 अपने पास लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन को लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से ये कैसा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट है OR एंड OH, तो ये दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, चूँकि दोनों पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए C है NO2 एंड SO3H, ना NO2 पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन पर, SO3H पर है। ये दोनों नाइट्रो ग्रुप और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये दोनों हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। डी ऑप्शन में जाएंगे तो COOH हमारे पास ये मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन Cl जो है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 18th है, व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ बिलो मेंशन्ड इक्वेशन। नाइट्रिक एसिड और HCl दोनों का हम जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? अब जानते हैं कि जब ये दो एसिड्स मिलते हैं, नाइट्रिक 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड and 3 moles of hydrochloric acid, then what will be formed? So aqua regia will be formed और royal water will be formed। और aqua regia 3 चीज़ों का मिक्सचर है, that is water, nitrosyl chloride and nascent chlorine। ये बनता है, ये पूरा मिक्सचर कहलाता है aqua regia, D ऑप्शन, and which can dissolve gold in it, और ये मिक्सचर गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर। 19th है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो आपको पता है कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, कि जो रेट एक्सप्रेशन में जितने भी आपके पास कंसंट्रेशंस हैं उनके एक्सपोनेंट्स को आप जब ऐड कर देंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये देखें, तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं और यहाँ पर 1 मोल है, तो जस्ट नंबर ऑफ मोल्स भी आप ऐड कर सकते हैं रिएक्टेंट्स के। तो ये 3 मोल्स आ गया, तो इसका जो रिएक्शन का ऑर्डर आ गया हमारे पास वो थर्ड ऑर्डर आ गया, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, तो ये मेमोरीज बेस्ड एक क्वेश्चन है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो CGS to SI सिस्टम कन्वर्जन है, ये आप सिंपल है याद रखना होगा, 4.184 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। तो कैलोरी एक बड़ी यूनिट है, जूल एक छोटी यूनिट है।
21 है पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन। जो पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक आप जानते हैं, पैरा मतलब होता है लेस अट्रैक्शन। जो लेस अट्रैक्शन रखते हैं मैग्नेट्स में, उसमें क्या होता है, तो उनमें आपके पास फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स वाई दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो देन इट विल बी फेरोमैग्नेटिक, तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हाउ मेनी, 22 है, हाउ मेनी एटमॉस्फेयर्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1050 टोर। 1050 टोर के अंदर कितने एटीएम होंगे, तो आप जानते हैं कि टोर्स को 760 से डिवाइड करने से एटीएम पता लग सकता है। तो 1050 टू 760 से डिवाइड करेंगे 1.381 आंसर आएगा। तो दिस विल बी ऑप्शन सी 1.380। नेक्स्ट है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो अगेन दिस वन इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 0.000550 AMU। तो वैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल एटम के अंदर, जो सबसे लाइटेस्ट मास इसमें से जो है वो यही वाला है 0.000550। जी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 24 है द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। E1 रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, तो E1 रिएक्शन आप जानते हैं दैट इज़ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम E1 रिएक्शन कहते हैं। और वो डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा होता है, चूँकि इसमें एक ही सिर्फ 2 स्टेप होते हैं और फर्स्ट स्टेप तो सिर्फ सबस्ट्रेट होता है इसके अंदर जो स्लो होता है, स्लो स्टेप होता है, तो सिर्फ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इसी पर डिपेंड कर रहा होता है। दैट्स वाई यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। तो चैप्टर 8 से लिया गया है अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है 25 है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 है। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने जो है वो बॉन्ड्स होते हैं, तो आप जानते हैं इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो दिस इज शुड बी आंसर पी 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर होगा। नेक्स्ट है 26 से एन आयनिक कंपाउंड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, कि A+ और B- मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें A+ ही कैटाइन है और ये B- एनाइन है, ये कब बनेगा आयनिक कंपाउंड। अब जानते हैं आयनिक कंपाउंड बनने के लिए जो कंडीशंस हैं उनमें ये है कि जो मेटल होगा वो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके और नॉन मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हो वो मेटल की A की वो क्या होनी चाहिए, हाई, और B की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होनी चाहिए। तो सॉरी, एक A की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए तभी आराम से लॉस होगा, और B की हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हमारे पास B ऑप्शन हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो A की लो होनी चाहिए ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके, ईजिली लॉस कर सके, और B जो है वो आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है। 27 है द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। जब सल्फोनेशन रिएक्शन होता है बेंजीन का चैप्टर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है उसमें, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली इलेक्ट्रोफाइल विच डजंट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। SO3 में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो सल्फ़र चूँकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो सल्फ़र पर एक पार्शली पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद जनरेट हो जाता है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो SO3 वाहिद है जो न्यूट्रल स्पीशी है, बट इसके बावजूद ये इलेक्ट्रोफाइल है, वरना इलेक्ट्रोफाइल्स पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट है फिर IUPAC नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स की, चैप्टर 5 सेकेंडरी केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लोरीन लगा हुआ है और अमाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले नेगेटिव लिगेंड्स का नाम आएगा डाइक्लोरो, देन टेट्राअमाइन, देन क्रोमियम। तो डाइक्लोरो, टेट्राअमाइन और क्रोमियम, तो ये हमारे पास अच्छा, और ये यहाँ पर चार्ज कैसा आ रहा है, दिस विल बी नेगेटिव, और यहाँ पर हो गया आपके पास पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, और जब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है तो सूरत में हम जो है क्रोमेट नहीं करते, क्रोमियम कहते हैं। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज़ डाइक्लोरो टेट्राअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक ही नहीं किया, चूँकि क्रोमियम और क्रोमेट में ही फैसला हो गया इसका नाम क्या होना चाहिए था। 29th MCQs है कि SN2 रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद डैश। SN2 रिएक्शन कौन करते हैं, कौन से अल्काइल हैलाइड्स करते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, तो SN2 रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स करते हैं ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड्स है। नेक्स्ट है 30 है नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमारे पास बेंजीन की जो प्रिपरेशन है उसका एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास एन हेक्सेन है, स्टेट कार्बन में जो है वो 6 कार्बन लगे हुए हैं,
और ये साथ में हाइड्रोफॉर्मिंग इसकी की जा रही है, असाइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये आखिरकार फाइनली किस में कन्वर्ट होगा जाकर ये। अच्छा, इस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये सबसे पहले तो ये है जाकर ये कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन, देन उसके बाद जाकर फिर फर्दर डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो जाकर कन्वर्ट होगा किसमें, बेंजीन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 31 है द pH ऑफ 10 की पावर -3 मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन दिया गया है और उसके pH जो है वो 10 की पावर -3 है। तो आपको बताना है कि जो है वो जो pH कितना होगा, यहाँ पर कंसनट्रेशन दी गई है सल्फ्यूरिक एसिड की 10 की पावर -3। अब हम जानते हैं कि एक मोल जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 2H+ आयन देता है, तो कंसनट्रेशन 2 × 10 की पावर -3 हो जाएगी H+ आयन की। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे pH = -log H+ आयन कंसनट्रेशन, H+ आयन कंसनट्रेशन में 2 × 10 की पावर -3 हम रखेंगे और जो इसका आंसर आ जाएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो ये 2.7 इसका आंसर pH का आ रहा होगा। ये बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HClO4। HClO4 हमारे पास है पर क्लोरिक एसिड, इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। जब HClO4 के देखेंगे तो हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन 1 का -2 होता है, तो 4 का -8 हो गया। तो अगर दोनों इस तरफ गए राइट हैंड पे तो ये क्लोरीन का आ जाएगा आपके पास +7। ये पूरा सॉल्व करके मैंने दिखाया मैं यहाँ पर। तो पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +7 होती है। नेक्स्ट है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कंसंट्रेशन से आज़ाद होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन में, दैट्स वाई इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास MCQs है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से क्या एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, पॉजिटिव लवर होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख लें BF3 जो है बोरॉन फ्लोराइड, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनता है, बोरॉन के लाशल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा भाई, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, ये जिसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं होंगे। तो देखें NH3 और H2O में लोन पेयर है सेंट्रल एटम में, तो ये तो हमारे पास जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म की बात करें Cl3 की, तो अगरचे इसमें कार्बन के लास्ट कार्बन जो है वो उसका सेंट्रल एटम है, उसमें जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल आसिमेट्रिकल होगा। तो आसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी पोलर होते हैं, उनको डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर जो है वो BF3 है वाहिद है जिसमें बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल होगा, तो इसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। 36 है कि द लिगेंड फील्ड इफेक्ट स्प्लिट्स 5 degenerated d orbitals into 2 sets with different energies. The pair of high energy degenerate orbitals is, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात की जा रही है कि जो आपका d ऑर्बिटल्स होते हैं 5, वो 2 सेट में ब्रेक हो जाते हैं, T2g और Eg ऑर्बिटल। तो Eg ऑर्बिटल जो होता है जिसकी हाई एनर्जी होती है वो कौन सा ऑर्बिटल्स के टूटने से बनता है, तो dx dy और dxy dyz और dzx, इनसे तो T2g ऑर्बिटल बनते हैं, और जो Eg ऑर्बिटल बनते हैं वो dx² - y² dz² से बनते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं, ठीक है। तो dx² - y² और dz², तो ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं द चार्ज चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो हीट एनर्जी चेंज आता है केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, जिसको ΔH से शो किया जाता है। 38 है a catalyst increases the rate of reaction by, a catalyst rate of reaction किस तरह से इंक्रीज करता है, तो कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, प्रोमोटर्स भी होते हैं, इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है दैट विल बी प्रोमोटर, उसको प्रोमोटर कहते हैं। तो वो कैसे इंक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। तो क्या होता है कि रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 39 है कि द यूनिट सेल पैरामीटर्स ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, तो मोनोक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें यूनिट सेल के सेल पैरामीटर्स या सेल डायमेंशंस क्या होते हैं, मतलब उनकी एजेस और उनके एंगल्स के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है वो ट्रिक मैंने बताया था सीट और HMT चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में, ये सीट और HMT। तो जो सेकंड लास्ट होता है वो M होता है।
और आप जानते हैं लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों में अल्फ़ा, तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है। तो देखिए इसमें सिर्फ बी ऑप्शन है जो कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो गई यहाँ पर, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। और बाकी अल्फ़ा गैमा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन हम सिर्फ जस्ट एजेस से ही पहचान के एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ी। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। मैक्सिमम वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रेशन की किसकी होगी? अब आप जानते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है या हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर भाई? साइज़ पर। जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा अच्छी हाइड्रेशन होगी। तो सबसे छोटा साइज़ यहाँ किसका होगा? सीजियम तो हटा दें, कैल्शियम हटा दें, सोडियम या मैग्नीशियम दोनों सेम हमारे पास थर्ड पीरियड से होते हैं। इसमें से भी जो मैग्नीशियम होता है जो कि राइट साइड पे पाया जाता है, जो श्रिंकिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, सबसे छोटा आइटम मैग्नीशियम प्लस का होगा, जिसकी वजह से इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रेशन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर आते हैं, दैट इज़ एमसीक्यूज़ नंबर 41। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू वॉट? क्यों कलर आता है भाई ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस का? चैप्टर 5 सेकेंड ईयर से है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। वो हम जानते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से आता है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिससे कलर दिखने में आ रहा होता है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है CFT, ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये चैप्टर 5 में मैंने आपको उसको डिटेल में बताया हुआ है। 42 है, डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005। वेरी सिंपल, स्टार्टिंग के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो बस ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 2, क्योंकि स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 43 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं? लाइक PX, PY, PZ, ये क्या कहलाएंगे आपस में? तो ये कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो सेम एनर्जी जिनकी होती है। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर गिवन है 44 में, तो बहुत सिंपल है, दैट इज नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4। राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 3 पर इथाइल है, और 1 और 1 2 3 4, 1 और 4 पर हेक्साडाइन है, तो 3 पर इथाइल है और 1,4 हेक्साडाई आइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये नोमेनक्लेचर से लिया गया है, क्वेश्चन 44। नेक्स्ट 45 है, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो वो जो है वो क्या है, उसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है? तो लास्ट सेल में आपको पता है उसके लास्ट ऑर्बिटल में D10 आ रहा होता है, तो वो एक D10 सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लास्ट से D10 आ रहा होता है उसके लास्ट में। वैसे D9 आ रहा होता है, लेकिन S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल करता है अपने आप को। ये एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। गैसोलीन जो होता है आपका पेट्रोल, उसमें कार्बन कितना होता है, कितने कार्बन होते हैं? ये कार्बन 5 से कार्बन 10 तक, मतलब पेंटेन से लेकर डीकेन तक का आपका मिक्सचर होता है गैसोलीन या पेट्रोल, तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन इन Br2। ये ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक है, चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। कि ब्रोमीन, अब आप जानते हैं कि जो भी फ्री स्टेट में एलिमेंट होते हैं इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चूँकि ब्रोमीन फ्री स्टेट पे है तो 0 होगी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो 8 ग्राम ऑक्सीजन में होंगे? तो आपको पता है अगर CO2 की बात की जाए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल CO2 में होता है। 1 ग्राम कितने में होगा भाई, कितने मोल में होगा? यूनिटरी मेथड फॉलो करता है, 1/32, और 8 ग्राम में कितने होंगे? 1/32 मल्टीप्लाई बाई 8, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25, तो 0.25 मोल ऑफ CO2। ये मैंने यहाँ पर इसके सोल्यूशन मेंशन किया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 49 है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो डॉटेड लाइन से इसको शो किया जाता है, इसको हम प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं। 50 है इफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू अ होल विद डैश। इफ्यूजन जो होती है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 है ये, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये इफ्यूजन जो होती है वो किस तरह के होल से होती है? एक ऐसे होल से होते हैं जिसके होल डायमेंशन होते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन होते हैं, सिलिंड्रिकल डायमेंशन होते हैं, या मॉलिकुलर डायमेंशन होता है। तो ये जो इफ्यूजन होता है, ये जो बहुत स्मॉल ऑरिफिस होता है, बहुत छोटा सा होल होता है, तो उसका डी ऑप्शन हो गया। मॉलिकुलर डायमेंशंस के होल होते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, उनसे अगर डिफ्यूजन हो रही तो वह इफ्यूजन कहलाती है। 51 द यूनिट ऑफ KSP फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर। PbCl2 है, और रिएक्शन करके ये रिवर्सिबल रिएक्शन करके बन रहा है Pb+2 और 2Cl-1, तो उसके लिए KSP जो होगी उसकी यूनिट्स क्या निकलेंगी? अब आप जानते हैं ये कि ये हमारे पास 1 मोल Pb है तो मोल पर dm3, और 2 है ये मोल स्क्वायर पर dm3 का स्क्वायर हो गया। ये मोल स्क्वायर पर dm की पावर 6 हो गई, और मोल पर dm3 को मोल स्क्वायर पर dm6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल क्यूब पर dm9 हो जाएगा।
तो ये जो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, यूनिट जो होगी इसके लिए KSP की, वो मोल क्यूब पर DM पावर -9 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 52, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू व्हाट। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, OH ले लिया और कार्बन लिया और कार्बन के 3 तरफ रेडिकल लगा दिए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ गया। तो इसमें तीनों तरफ आप देख सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो टर्शरी जो है वो कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम चारों तरफ से नहीं होता। सेकेंडरी में एक होता है, प्राइमरी में इस तरह से 2 हो जाते हैं। 53 है कि द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्रेरीली टेकन एज डैश। चैप्टर 7 का है ये, फर्स्ट ईयर में। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं शी, उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको क्या लिया जाता है, उसको हम लेते हैं 0.000 वोल्ट या 0.00 वोल्ट। और इसको देखते हुए हम जिंक और कॉपर की हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है। 54 है डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर व्हाट। डाउन सेल क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर ये आपका 3 है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। डाउन सेल को हमने डाउन सेल से बनाया सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है डाउन सेल के थ्रू। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा इन चारों में से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगी और HF में सबसे ज़्यादा होती है ये डिफरेंस, तो HF की सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हमारे पास है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज़ क्या होंगी, तो ये आपको पता है कि जो 2 है वो n वैल्यू होता है और जो p है वो l वैल्यू है। n वैल्यू तो सिंपल है 2 आ गई, और p के लिए l वैल्यू कितनी आती है भाई, 1 आती है, एज ए मतलब क्वांटम नंबर। तो n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1, तो दैट इज़ द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 56 हो गया, दैट इज़ 2p ऑर्बिटल्स के जो है वो क्वांटम नंबर वैल्यूज़। उसके बाद हम आते हैं 57 नंबर MCQs पर, और ये क्या कहता है भाई, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2 × 10 की पावर -10 मोल स्क्वायर पर DM6 पावर -6। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आइंस इज इन द सॉल्यूशन इज, KSP वैल्यू दी गई है और आपसे Ag प्लस आइन की कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, और आप जानते हैं KC बराबर हो जाएगा Ag प्लस और Cl माइनस के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और कंसंट्रेशन को x मान लेते हैं तो x × x हो जाएगा x²। KSP की वैल्यू गिवन है, पुट कर देते हैं, तो 2 × 10 की पावर -10 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4 10 की पावर -5। ठीक है, ये हमारे पास 1.4 10 की पावर -5 सॉरी -12 मोल पर DM³ आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 58 है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है भाई, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन विच रिक्वायर्ड। लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो करता है उसको हम लोग कहते हैं दिस विल बी कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। 59 है द केमिकल फार्मूला ऑफ टिंकल। टिंकल का केमिकल फार्मूला क्या आप जानते हैं, टिंकल चैप्टर 4 में पढ़ा है हमने बोरिक एसिड के अंदर, बोरेक्स के अंदर, कि टिंकल जो है वो बोरेक्स का ही दूसरा मिनरल नेम है। तो बोरेक्स क्या होता है, Na2B407.10H2O। ठीक है, ये हमारे पास Na2B सॉरी ये ऑप्शन हमारे पास इसका ये तो नहीं होगा, क्योंकि Na2B2O7 में मैंने गलती से लगा दिया, ये हो जाएगा Na2B407.10H2O, सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेटेड, तो ये टिंकल होता है, बोरेक्स भी इसी को कहते हैं। 60 हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप व्हाट। हाइड्रोजन किन एलिमेंट्स के ग्रुप की तरह रिजेंबल करते हैं, तो 1 है 4 है और 7 है, 3 ग्रुप की तरह रिजेंबल करते हैं, 1 है 4 है 7 है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, सो दीज आर ऑल द MCQs, तो जिसके यहाँ पर मैंने आंसर की नीचे जाकर आंसर की भी मैंने सबकी लिख दी है। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं, तो ये आंसर कीज़ मैंने यहाँ पर बता दी आपको, और उसके साथ जो है वो ये आप देख सकते हैं पेपर के एनालिसिस भी की है कि जो है वो चैप्टर के लिहाज से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कितने जो है वो क्वेश्चंस आए हैं, चैप्टर्स 1 2 3 4 इन तमाम चैप्टर्स से अगर हम देखें तो ये डिटेल्ड एनालिसिस मैंने की भी है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आज हमें डिस्कस करनी थी, तो ये आज मैंने डिस्कस किया आपके सामने कि ऑल जो आपके पास पेपर था सिंध MD-CAT का 2019 का। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाजमी लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह जो है वो आगे जाकर मैं जो है इंग्लिश के भी जो है वो 2019 के क्वेश्चंस को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने की टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को। दोबारा मिलूँगा मैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।